नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव के पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा, ये अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम भी यही है, मानव पाचन तंत्र। और यही टॉपिक अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10 में भी है। तो उन दोनों कक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है अपना वीडियो। और इसके अलावा राजस्थान की या बाहर की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक रहता है, सिलेबस में रहता है सामान्य ज्ञान में। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में। मानव का पाचन तंत्र, ये क्लास रहेगी हमारी मानव के पाचन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों क्या है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले, तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र होता क्या है। क्या होता है पाचन तंत्र? तो पाचन तंत्र हमारे शरीर का ऐसा तंत्र होता है जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है। किसकी क्रिया? पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब ये पाचन क्या होता है? तो पाचन जो है दोस्तों, पाचन शब्द को समझे अगर, तो पाचन जो शब्द है, क्या होता है पाचन? तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जटिल अणु होते हैं, बहुत सारे जटिल अणु होते हैं। तो इन जटिल अणुओं का, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना। तो सरल अणुओं में टूटने की जो क्रिया है वो होती है पाचन। और ये क्रिया मतलब भोजन के जटिल अणु सरल अणु में टूटते हैं एंजाइम की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। तो पाचन क्या होता है? भोजन के जटिल अणुओं का, भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। और ये क्रिया जिस तंत्र में संपन्न होती है हमारे शरीर के, वो कहलाता है पाचन तंत्र। अब भोजन में जटिल अणु कौन कौन से होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। उसमें होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। ये सब पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। अब इनमें से क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तो होते हैं जटिल अणु। क्या होते हैं? ये तो जटिल अणु होते हैं। और जल, खनिज लवण और विटामिन, ये क्या है? ये पहले से ही सरल अणु होते हैं। तो इनका तो पाचन होता नहीं है, जल का, खनिज का और विटामिन का, इनका पाचन होता नहीं है। इनका सीधा क्या होता है? अवशोषण होता है। जल, खनिज लवण, विटामिन का अवशोषण होता है। पाचन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। पाचन के बाद की क्रिया होती है अवशोषण। वो किसकी होती है? इन सब की। इन सब की पचने के बाद अवशोषण होता है और इनका सीधा क्या होता है? अवशोषण होता है। जल, खनिज लवण, विटामिन का सीधा अवशोषण होता है और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन के पश्चात अवशोषण होता है। अब खनिज लवण बहुत सारे होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब हम भोजन में ग्रहण करते हैं। विटामिन आप जानते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, के हो गया, ये सब विटामिन हम भोजन में ग्रहण करते हैं। जल तो आप जानते ही हैं। और उनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सब जटिल अणु है। और इन सब जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना एंजाइम की सहायता से पाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया पाचन। अब पाचन की क्रिया हमारे शरीर में होती है, ठीक है। अब पाचन की क्रिया के लिए हमारे शरीर में एक तो पाचन अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचन अंग पाए जाते हैं। पाचन अंग कौन कौन से होते हैं? तो पाचन अंग होते हैं, सबसे पहला पाचन अंग होता है हमारा मुख। मुख के बाद होती है मुख गुहा। मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा के बाद होती है ग्रसनी, फिर आती है हमारी ग्रासनाल,
फिर आता है हमारा आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय और मलद्वार। मलाशय और मलद्वार, जिसे गुदा भी कहा जाता है, मलद्वार। ये सब होते हैं हमारे पाचन अंग। मुख से लेकर मलद्वार तक ये सब के सब क्या होते हैं? पाचन अंग। और इन पाचन अंगों को संयुक्त रूप से आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। मुख से लेकर, आहार नाल क्या होती है? तो मुख से लेकर मल द्वार तक जो अंग है, हमारे पाचन अंग है, इनको संयुक्त रूप से आहार नाल कहा जाता है। हमारी आहार नाल की जो लंबाई है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। 7 से 8 मीटर होती है हमारी आहार नाल की लंबाई। तो पाचन जो है आहार नाल में होता है, आहार नाल में यानी पाचन अंगों में होता है। और इन पाचन अंगों की सहायता के लिए होती है पाचन ग्रंथियां, सहायक, जिन्हें सहायक पाचन ग्रंथियां भी कहा जाता है। सहायक पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां होती है। अब पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? तो पाचन ग्रंथियां होती है हमारे 3। लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, और यकृत यानी लीवर। ठीक है दोस्तों। तो पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां ये मिलकर हमारी पाचन की क्रिया को संपन्न करती है। ठीक है। मुख, मुख के बाद मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मलाशय और मलद्वार। और पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी? लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये सब। और मुख से लेकर मलद्वार तक क्या? आहार नाल होती है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और इसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। अब इन्हें हम एक चित्र में समझ लेते हैं। आहार नाल में सबसे पहला तो होता है, हमने देखा मुख होता है। तो मुख या मुंह, जो ये बाहर वाला भाग होता है, जो हमारे ओष्ठ होते हैं, ओष्ठों से घिरी हुई जो संरचना है वो मुख होती है। और मुख के बाद वाला जो भाग है, अंदरूनी भाग है जो मुख का, वो होती है हमारी मुख गुहा। तो मुख और मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में ये कंठ वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर ये कंठ वाला भाग है, ये होती है हमारी ग्रसनी। क्या होती है? ये होती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी के बाद वाला भाग, मतलब ग्रसनी से लेकर और आमाशय तक का, यहाँ तक का जो भाग है, ये है हमारी ग्रसिका, और इसे हमने ग्रासनाल भी कहा है। तो ग्रसिका या इसे ग्रासनाल दोनों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ग्रासनाल के बाद जो ये जे आकार की संरचना है, ये वाली जो संरचना है, ये है हमारा आमाशय। ठीक है। आमाशय के बाद आ जाती है हमारी क्षुद्रांत्र, यानी ये वाले जो सारा भाग है, ये वाला आमाशय से लेकर, इस भाग से लेकर ये वाला अंदरूनी भाग जो है, ये होती है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत्र। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत्र कहा जाता है इसे। ठीक है। छोटी आंत्र के बाद ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला, ये है पूरा वृद्धांत्र, और इसे बड़ी आंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत्र, वृद्धांत्र या बड़ी आंत्र। ठीक है। बड़ी आंत्र के बाद ये वाला जो भाग है, ये होता है मलाशय। क्या होता है? ये वाला भाग होता है मलाशय, और मलाशय के बाद होती है मलद्वार या गुदाद्वार। ठीक है। अब ये वाली संरचना इसमें दिखा रखी है हमें, ये वह है डायफ्राम। डायफ्राम जो फेफड़े के नीचे संरचना होती है, श्वास में काम आती है, श्वसन तंत्र में। ये यकृत है, ये वाला, ये यकृत, ये वाला यकृत है। और यकृत के अंदर जो संरचना है, ये वाली, ये है पित्ताशय। पित्ताशय जो है पित्त का भंडारण करता है। पित्त का क्या करता है? भंडारण। पित्त का जो निर्माण है, पित्त रस का निर्माण तो करता है यकृत, और उसका भंडारण करता है पित्ताशय। और यकृत पित्त का निर्माण करके पित्त नली द्वारा पित्त को पित्ताशय में भेज देता है। ठीक है। और ये वाला है हमारा, ये वाला भाग अग्नाशय। ये वाला भाग क्या है? अग्नाशय है, ये वाला। आप एक बार देख लेना इन्हें, मैं मिटा देता हूँ तो आप सही से देख पाओ। ठीक है दोस्तों। तो ये सब संरचनाएं हैं। तो ये हमारी आहार नाल का चित्र है। और आहार नाल में भी
दोनों पाचन ग्रंथियां इसमें आ गई है। ये वाली जो पाचन ग्रंथि है, ये वाली, ये तो हमारी है क्या, अग्नाशय, और ये वाली पाचन ग्रंथि हमारी क्या है, यकृत। और लार ग्रंथि जो है वो मुख में होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको एक एक को पढ़ना पड़ेगा। किसको, हमारे पाचन अंग यानी आहार नाल के जितने भी अंग है उनको सबको एक एक को पढ़ना पड़ेगा। तो एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पाचन अंग है हमारा, वो हम देखेंगे कौन सा होता है सबसे पहला। तो सबसे पहला पाचन अंग होता है मुख। मुख को सबसे पहले देखते हैं। तो मुख जो है वो दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना होती है। क्या, दो ओष्ठ, ओष्ठ यानी होंठ, तो दो ओष्ठों से घिरी हुई संरचना है। घिरी हुई संरचना क्या है, एक प्रकार का छिद्र है। घिरी हुई क्या है, संरचना है, यानी एक प्रकार का क्या है, छिद्र है। और ये छिद्र जो है वो कहाँ खुलता है, ये छिद्र खुलता है मुख गुहा में। कहाँ खुलता है, ये छिद्र खुलता है मुख गुहा में। ठीक है दोस्तों, तो मुख के बाद आ जाती है मुख गुहा। मुख गुहा एक प्रकार से गुफा जैसी होती है जिसमें मुख खुलता है, और मुख गुहा के बाद वाला जो भाग है वो तो ग्रसनी होता है। मुख गुहा में तीन प्रकार की संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तीन प्रकार की संरचनाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है मुख गुहा में तालु। मुख गुहा में एक तो क्या होता है, एक तो मुख गुहा में होता है तालु यानी पेलेट, जिसे पेलेट भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है जिह्वा यानी जीभ, और तीसरा संरचना होती है दांत यानी दंत। ठीक है दोस्तों, तो मुख गुहा में ये तीन संरचनाएं होती है जिन्हें हमें अलग अलग पढ़ना होता है, तालु, जिह्वा और दंत। अब मुख गुहा को भी एक बार क्या है हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों को पढ़ेंगे हम अलग अलग। चित्र में देखिए दोस्तों, ये जो होठ है, होठ के अंदर वाला जो भाग है वो सारा का सारा क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा में एक तो तालु होता है यानी पेलेट, मैंने कहा आपको तालु यानी पेलेट। तो ये तालु जो है, पेलेट जो है, ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। तालु दो प्रकार का होता है, एक तो कठोर तालु, क्या होता है, कठोर तालु। तालु को हम पढ़ लेते हैं यहीं पे, कठोर तालु, और एक होता है नरम तालु। क्या होता है, कठोर तालु और नरम तालु। तो तालु दो प्रकार का होता है, कठोर और नरम। इधर नरम की संरचना भी दिखा रखी है, सॉफ्ट पैलेट लिखा हुआ है, सॉफ्ट पैलेट और पैलेट। तो कठोर तालु और नरम तालु। अब दोस्तों जो मसूड़ों के आसपास की जो धारीदार भाग होता है, जिन पर ऐसे आडी आडी धारियां पाई जाती है, तिरछी धारियां पाई जाती हैं, और जो दांतों के पास का क्षेत्र, ये तो क्या होता है, ये होता है कठोर तालु। क्या होता है ये होता है कठोर तालु। और इसके बाद वाला जो अंदरूनी भाग है, ये वाला जो भाग है, ये होता है सॉफ्ट तालु यानी नरम तालु। कठोर तालु और सॉफ्ट तालु यानी कठोर तालु और नरम तालु। तो तालु के दो भाग हो गए, कठोर तालु और नरम तालु। हम तालु को जो है यानी पैलेट को यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम अगले जो अंग है वो पढ़ेंगे। तो तालु दो प्रकार का होता है, कठोर तालु और नरम तालु। आगे वाला जो ये वाला भाग है, आगे वाला जो दांतों के पास का जिसमें आड़ी धारियां होती है, ये तो होता है कठोर तालु, और अंदर का जो भाग है कंठ साइड का, ये होता है नरम तालु। अब नरम तालु में दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर संरचना। नरम तालु में जो है ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना, तो नरम तालु में एक संरचना जो है कंठ में लटकी रहती है, घंटी के जैसे संरचना होती है जो कंठ में लटकी रहती है, नरम तालु का भाग होती है, और इसे यूवुला कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें, यूवुला, यूवुला। अब यूवुला क्या होता है, तो यूवुला नरम तालु का एक भाग होता है जो घंटी की तरह कंठ में लटका रहता है, इसे यूवुला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कठोर तालु की बात, एक कठोर तालु में जो है, कठोर तालु में एक मिनट दोस्तों, कठोर तालु में जैकबसन का अंग पाया जाता है। किसका अंग, कठोर तालु में जैकबसन का अंग पाया जाता है। इसे आप याद रखें और लिख लें, आप साथ के साथ नोट्स बना लें दोस्तों। जैकबसन का अंग पाया जाता है किसमें, कठोर तालु में। और ये जो जैकबसन का अंग है, ये केवल क्या है, शाकाहारी जीवों में पाया जाता है। किन जीवों में, शाकाहारी जीवों में। ये मांसाहारी जीवों में नहीं पाया जाता है, केवल शाकाहारी जीवों में पाया जाता है। और ये गंध का ज्ञान करवाता है, किसका,
गंध का ज्ञान करवाता है। इसीलिए आपको पता हो दोस्तों, तो शाकाहारी जो जीव है, शाकाहारी जीव है, ये सड़ी गली चीज़ों को नहीं खाते हैं। अधिकतर क्या होते हैं, जो प्योर शाकाहारी, जो शुद्ध शाकाहारी जीव होते हैं, वो सड़ी गली चीज़ों को नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, गंध का ज्ञान होता है। और गंध का ज्ञान कौन करवाता है, तो ये कठोर तालु में पाया जाता है जैकबसन का अंग, ये शाकाहारी जीवों को गंध का ज्ञान करवाता है। तो ये दोनों, ये जो बातें हैं, ये है हमारी तालु के बारे में। दो प्रकार के तालु हो गए, कठोर तालु और नरम तालु। कठोर तालु में जैकबसन का अंग पाया जाता है, ये आगे वाला भाग होता है जिस पर आड़ी धारियाँ होती है, और जैकबसन का अंग जो शाकाहारी जीवों में पाया जाता है, गंध का ज्ञान करवाता है। नरम तालु में एक घंटीनुमा संरचना है जो कंठे में लटकी रहती है, जिसे युवुला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए तालु। मुख्य गुहा में मैंने आपको 3 संरचनाएं बताई, तो एक हमने पढ़ ली तालु। तालु के बाद जिह्वा। अब आपको जिह्वा दिख रही होगी, टंग तो जिह्वा तो आप सब जानते ही हैं, ये वाली क्या है, जिह्वा है। अब जिह्वा में दोस्तों जो हम देखते हैं जिह्वा के बारे में, तो जिह्वा, थोड़ा सा मैं 1 मिनट इधर बना देता हूँ जिह्वा को, फिर मिटा देंगे हम। ठीक है, मान लो ये हमारी जिह्वा है। जिह्वा पर क्या है दोस्तों, इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, छोटे छोटे मतलब उभार पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें रसांकुर या स्वादांकुर कहते हैं। रसांकुर या स्वादांकुर कहते हैं। स्वादांकुर, रसांकुर या स्वादांकुर कहा जाता है। ठीक है, जिह्वा पर छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें रसांकुर, स्वादांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर क्या है, हमें स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वाद का, भोजन के या किसी भी चीज़ के स्वाद का जो ज्ञान है, वो जिह्वा पर पाए जाने वाले रसांकुर या स्वादांकुर करवाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जिह्वा के बारे में एक बात। अब जिह्वा जो है काम क्या करती है, स्वाद का करती है, मतलब स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो जो ये स्वादांकुर है, यानी स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं इनको, ये स्वाद कलिकाएं आगे वाला जो भाग होता है, जिह्वा का जो आगे वाला भाग है, जिह्वा का आगे वाला, ये तो करवाता है मीठे स्वाद का ज्ञान। किस स्वाद का, मीठे स्वाद का ज्ञान। ठीक है दोस्तों, जिह्वा के आगे वाला जो भाग है वो मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। उसके बाद वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाता है। कौन से स्वाद का, खट्टे स्वाद का। साइड में जो अंतिम भाग होता है, ये नमकीन का ज्ञान करवाता है, नमकीन स्वाद। और जो अंतिम भाग होता है, ये वाला भाग, जिह्वा का अंतिम भाग, कंठ के साइड का, ये कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। किस स्वाद का, कड़वे स्वाद का। तो इस प्रकार जो है जिह्वा हमें अलग अलग स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी जिह्वा। तो मुख गुहा में हमने 2 संरचनाएं पढ़ी, 2 हमने अंग पढ़े, तालु और जिह्वा। तालु और जिह्वा, जिह्वा के बारे में भी आपको पता है सब कुछ। अब तीसरी जो संरचना है दोस्तों, मैंने आपको बताया तीसरी संरचना होती है दंत। क्या होती है, दंत। तो दंत के बारे में भी देखेंगे हम। मैं आपको दंत के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। पहले तो दंत क्या है दोस्तों, हमारे मनुष्य में दंत की, मनुष्य में जो दंत पाए जाते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। तो दंत मनुष्य में क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दंत पाए जाते हैं, उनकी दंतों की क्या है, विशेषताएं होती है। तो कितनी विशेषताएं होती है, अगर पूछा जाए मनुष्य के दंतों की कितनी विशेषताएं होती है, तो मनुष्य के दंतों की 3 विशेषताएं होती है। क्या, कितनी, 3। अब 3 कौन कौन सी, तो पहली विशेषता तो ये होती है कि मनुष्य के जो दंत है वो गर्तदंती होते हैं। कैसे, गर्तदंती। अब गर्तदंती का क्या अर्थ है, गर्तदंती का मतलब है मनुष्य के जो दांत है वो गड्ढे नुमा संरचना में पाए जाते हैं। किस संरचना में, गड्ढे नुमा, जिसे हम मसूड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो गर्तदंती यानी गड्ढे नुमा संरचना में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता होती है, ये होते हैं द्विबार दंती। मनुष्य के दंत कैसे होते हैं, द्विबार दंती। अब द्विबार दंती का क्या अर्थ है, द्विबार दंती का अर्थ है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार, 2 बार। एक तो जो शुरू में बचपन में दांत आते हैं वो दांत कहलाते हैं दूध के दांत।
दूध के दांत। और दूध के दांत टूटने के बाद जो दोबारा दांत आते हैं वो दांत कहलाते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत। तो ये विशेषता होती है एक कि मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, यानी 2 बार टूटकर दोबारा आते हैं, मतलब 2 बार आते हैं जीवन काल में। जो दांत 2 बार आते हैं वो तो सारे होते हैं दूध के दांत जो एक बार टूटते हैं, और जो एक ही बार आते हैं जीवन में वो होते हैं सारे स्थायी दांत। तो दूध के दांत जो है हमारे कुल दांत होते हैं 32, उनमें से दूध के दांत होते हैं दोस्तों 20। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है 20, और स्थायी दांत कितने हुए फिर 12। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या हो गई 32। तो कुल दांत पाए जाते हैं 32, जिनमें से 20 तो होते हैं दूध के दांत और 12 होते हैं स्थायी दांत। ये हो गई दूसरी विशेषता द्विबार दंती। अब तीसरी विशेषता होती है कि ये विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दंती। अब ये विषम दंती क्या होता है? तो विषम दंती का अर्थ है दोस्तों कि अलग अलग प्रकार के, सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो विषम दंती ये हमारी अगली मतलब तीसरी विशेषता होती है। अब 4 प्रकार के दांत है तो कौन कौन से 4 प्रकार? ठीक है, ये भी है। तो 4 प्रकार हम इधर देखते हैं। 4 प्रकार दोस्तों देखो, सबसे आगे के जो दांत हैं, यहां देखो आप चित्र में, तो ये वाले आगे के जो दांत हैं, ये वाले दांत, ये होते हैं इंसाइजर। क्या होते हैं? इंसाइजर। अब हिंदी में इनको कहते हैं करंतक। क्या कहते हैं? करंतक। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत हुए। एक तो कौन से हो गए? करंतक। अब करंतक देखो, 4 तो आगे नीचे वाले जबड़े में हो गए और 4 हो गए ऊपर वाले जबड़े में। तो करंतकों की संख्या कितनी हो गई फिर? 8। तो करंतक कितने होते हैं? 8। उसके बाद वाले जो दांत होते हैं, इंसाइजर के बाद होते हैं, वो होते हैं ये वाले दांत, मतलब केनाइन। अब ये करंतक हो गए, ये हो गए आगे वाले। जैसे मैं मिटा देता हूं एक बार, आप देख लें। तो ये जो 1 2 3 और 4, ये तो क्या हो गए? करंतक। और करंतक के बाद इस साइड के जो 2 दांत होते हैं, ये वाले 2 दांत, तो 2 यहां पर, मतलब 2 इधर नहीं होते हैं, ये मैं बताता हूं आपको। ये वाला एक दांत, ये वाला, और एक ही दांत इधर, और एक दांत यहाँ नीचे वाले जबड़े में, और एक ही दांत यहाँ, मतलब 4 दांत जो है वो होते हैं केनाइन। 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में, और करंतक के अगल बगल के जो दांत हैं वो होते हैं केनाइन। केनाइन को हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहा जाता है? रदनक। तो करंतक हो गए और रदनक हो गए। अब रदनकों की संख्या कितनी हो गई? तो आपको पता ही है, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में, तो हो गई 4। तो करंतक हो गए और रदनक हो गए। ठीक है दोस्तों, अब करंतक और रदनक, इनके बाद जो दांत होते हैं वो होते हैं ये वाले दांत, जो 2 यहाँ पर है, ये वाले 2, 1 2 1 2, ये 2 इधर, 2 ऊपर वाले जबड़े में इधर, 2 नीचे वाले जबड़े में इधर, और वो होते हैं प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? प्रीमोलर्स, जिन्हें कहा जाता है अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होगी? तो अग्र चवर्णक हो गए 2 इधर, 2 इधर, 2 ऊपर, 2 ऊपर, तो कितने हो गए कुल? कुल हो गए 8। तो करंतक 8, रदनक, मैं मिटा देता हूँ एक बार, थोड़ी जगह साफ कर लेते हैं। या आप थोड़ा वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कुछ देखना चाहे तो इनको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं, चलो, ये करंतक था यहाँ पर, करंतक जिनकी संख्या कितनी? करंतक की 8। ठीक है, अब करंतक हो गए आगे वाले 4 दांत और ऊपर भी आगे वाले 4 दांत, करंतक मतलब 8 संख्या। उसके बाद आते हैं रदनक यानी केनाइन, जो करंतक के अगल बगल के दांत, 4 दांत ये हो गए। फिर आते हैं प्रीमोलर्स यानी अग्र चवर्णक, जिनकी संख्या भी कितनी? 8। और उसके बाद आते हैं मोलर्स। क्या आते हैं? मोलर्स यानी चवर्णक, इनको कहा जाता है चवर्णक। ये जो अंतिम दांत होते हैं, 3 इधर अंतिम, 3 इधर जबड़े में अंतिम, और 3 ऊपर वाले जबड़े में इधर, और 3 ही ऊपर वाले जबड़े में इधर। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई? चवर्णक की 12। ठीक है दोस्तों, तो 8 करंतक, फिर उसके बाद 4 रदनक, फिर उसके बाद 8 अग्र चवर्णक और 12 चवर्णक।
तो कुल संख्या देख लो, जोड़ लो आप। तो करांतक कितने 8, रत्नक कितने 4, अगर चवर्णक कितने 8, चवर्णक कितने 12, तो कुल संख्या हो गई 32। तो इस प्रकार हमारे कुल धातुओं की संख्या हो गई 32। ठीक है, अब एक मिनट, अब आपको ये तो पता चल गया कौन कौन से दांत होते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं वो देख लो आप एक बार। करंतक के जो कार्य है, करंतक का कार्य होता है ये भोजन को काटने का काम करते हैं। आगे वाले दांत है तो भोजन को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, रदनक जो है, रदनक ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का। अब चीरने फाड़ना जो भोजन है वो मांसाहारी जीवों को ज्यादा आवश्यकता होती है भोजन को चीरने फाड़ने की। किस कौन से जीवों को, मांसाहारी जीवों को। ठीक है दोस्तों, तो मांसाहारी जीवों में क्या होता है, रदनक दांत जो है, अब ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो मांसाहारी जीवों में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। तो मांसाहारी जीवों में रदनक दांत, जैसे कुत्ते के दांत देखोगे आप तो साइड वाले जो 4 दांत है जो रदनक है वो बड़े होते हैं। ठीक है, शेर के देखोगे तो उसके और ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वो शुद्ध मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी जीवों में रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। तो याद रखें, रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं मांसाहारी जीवों में। अच्छा, और जो शुद्ध शाकाहारी जीव है, जैसे मान लो गाय है तो शुद्ध शाकाहारी है, तो गाय में जो है मतलब शुद्ध शाकाहारी जीवों में रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं, रदनक दांत ही नहीं होते हैं। और इन दांतों के स्थान पर, अब दांत नहीं है तो इनके स्थान पर रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे दंत अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत अवकाश। दंत अवकाश शाकाहारी जीवों में, शुद्ध शाकाहारी जीवों में जैसे गाय, इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे अगर चवर्णक और चवर्णक। ये दोनों मतलब अगर चवर्णक और चवर्णक दोनों भोजन को चबाने व पीसने का काम करते हैं। भोजन को चबाने व पीसने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे ये हो गए दांत। चलो, अब हमने मुख गुहा की संरचना कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब इसके अलावा दांत की संरचना भी हम देख लेते हैं, दंत की संरचना। अब देखिए दोस्तों, हम क्या है दांत की संरचना भी पढ़ लेते हैं, दांत की संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दांत की संरचना में जो ऊपर वाला जो सफ़ेद कलर का भाग है, जो हमें सफ़ेद दिखाई देता है, ये पदार्थ जो है ये होता है इनेमल। क्या होता है, इनेमल। और जो दांत बना होता है, जो नीचे इनेमल के नीचे वाला भाग होता है, ये वाला, ये होता है डेंटिन। क्या होता है, डेंटिन। तो दांत बना तो होता है डेंटिन नामक पदार्थ का। दांत बना किसका होता है, डेंटिन का। लेकिन दांत के ऊपर जो परत चढ़ी रहती है वो परत चढ़ी रहती है इनेमल की। और ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। सबसे क्या, कठोरतम पदार्थ। तो आपको पूछा जाए अगर शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, वो होता है इनेमल, जो दांत के ऊपर रहता है। दांत बना किससे होता है, दांत बना होता है डेंटिन का। परत किसकी चढ़ी होती है, तो इनेमल के। अब दांत का ये वाला ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है शीर्ष, शीर्ष भाग। शीर्ष के नीचे ये वाला जो भाग है ये होता है ग्रीवा भाग। और ग्रीवा के बाद वाला अंतिम जो भाग है जो अंदर रहता है ये होता है मूल भाग। शीर्ष, ग्रीवा और मूल, 3 भाग होते हैं दांत के। दांत बनता है डेंटिन से और ऊपर परत चढ़ी रहती है इनेमल की। दांत में जो है दोस्तों, ये है हमारी दांत की अस्थि। क्या है, अस्थि यानी हड्डी। तो हड्डी में एक गर्त बना रहता है, एक गड्ढा बना रहता है जिसमें दांत फंसा रहता है। ठीक है, ये होती है दांत की मूल। दांत की क्या, ये होती है दांत की मूल यानी जड़। और जड़ों से दांत के अंदर रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है, रक्त वाहिनियां। जड़ों से दांत के अंदर रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। तो ये क्या है, ये दांत की रक्त वाहिनियां हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये होता है दांत का भाग होता है, ये होता है मसूड़ा, जो गड्ढा होता है जिसे मसूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दांत की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिए मुख गुहा के सभी अंग।
अब मुख गुहा के बाद कौन सा अंग आएगा? तो मुख गुहा के बाद आएगा ग्रसनी। मुख गुहा के बाद ग्रसनी। ग्रसनी जो है दोस्तों वो हमारे कंठ वाला भाग होता है। कंठ वाला जो भाग है, कंठ भाग, ये होता है ग्रसनी। ग्रसनी में दोनों संरचनाएं कौन कौन सी? ग्रास नाल जिसमें भोजन जाता है और श्वास नाल जिसमें हमारी वायु जाती है, श्वास जाती है। तो ग्रसनी में, ग्रसनी संरचना में ग्रास नाल और श्वास नाल ये दोनों मिलती है। तो वह स्थान जहां पर ग्रास नाल और श्वास नाल मिलती है वो कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रसनी एक खुला स्थान होता है जहां पर ग्रास नाल और श्वास नाल एक जगह मिलती है। ठीक है, अब ग्रास नाल जो है वो हमारे, मैं आपको चित्र में वापस समझाता हूँ। ये देखिए, इसमें आप समझने की कोशिश करें। अब ये जो संरचना दिखाई दे रही है हमें, ये वाली, ये तो क्या है? ये देखिए, मैं आपको, ये मिट गया है। तो इससे ऊपर तो ये क्या है? ग्रसनी। और ग्रसनी से नीचे क्या है? ये वाली, ये है ग्रासनाल। और इधर ग्रासनाल के आगे की साइड यहाँ पर होती है क्या? श्वासनाल। ये होती है यहाँ पर श्वासनाल। तो ग्रासनाल और श्वासनाल दोनों यहाँ पर मिलती है। ये ग्रासनाल निकल गई, ये वाली, और इस साइड होती है यहाँ पर श्वासनाल। तो श्वासनाल और ग्रासनाल कहाँ पे मिली? तो ये मिली ग्रसनी में। ये ऊपर वाला भाग ग्रसनी है तो वहाँ पर मिलती है। अब श्वासनाल तो दोस्तों क्या है? इस साइड से, मतलब ऊपर से ऐसे आती है और इधर ऐसे जाती है। और ग्रासनाल जो है, मतलब भोजन जो है, इधर आता है, ऐसे आता है। और अब ये दोनों क्या होती है? क्रॉस होती है इस जगह पर। दोनों क्या होती है? इस जगह पर क्रॉस होती है। और क्रॉस होना, जिस जगह पर क्रॉस होती है वो कौन सा जगह होती है? ग्रसनी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। दोनों कौन कौन? ग्रासनाल और श्वासनाल। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया श्वासनाल तो ऊपर से ऐसे आके और ऐसे आ जाती है। श्वासनाल तो कैसे आती है? ऊपर से ऐसे आके श्वासनाल तो ऐसे आ जाती है। ठीक है, मान लो ये श्वासनाल आ गई हमारी। और ग्रासनाल यहाँ से शुरू होती है और ऐसे करके इधर निकल जाती है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। कौन सी जगह पर? ग्रसनी वाले स्थान पर। अब ये वाला स्थान जो है, ग्रसनी वाला स्थान, ये खुला होता है, मतलब बिल्कुल खुला होता है। यहाँ पर दोनों ऐसे डायरेक्ट नहीं आती है और यहाँ से कटकर आती है, मतलब ऊपर तक का आएगा, फिर ये खुला स्थान आएगा और फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगी। तो अब अलग अलग होती है तो इस तरीके से होती है कि ये तो आ गई हमारी क्या? ये तो आ गई हमारी श्वासनाल और इधर हमारी आ गई ग्रासनाल। अब जो हम भोजन ग्रहण करेंगे, मान लो हमने भोजन किया, अब भोजन लिया, अब खुला स्थान है तो ये हमने मुख से भोजन लिया। अब मुख से भोजन आने के बाद जाना तो कहाँ चाहिए? यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन ये तो दूर पड़ेगा, पास में कौन पड़ेगा? ये। और ये क्या है? श्वासनाल है। ये क्या है? श्वासनाल है। तो भोजन डायरेक्ट श्वासनाल में जा सकता है ना। तो भोजन डायरेक्ट श्वासनाल में ना चला जाए, इसीलिए श्वासनाल के ऊपर बना देता हूँ मैं, डायरेक्ट श्वासनाल में नहीं जब चला जाए, इसलिए श्वासनाल के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, एपिग्लोटिस क्या होता है? तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो श्वासनाल पर पाई जाती है। और जो ये छिद्र होता है, किसका? श्वासनाल का जो छिद्र होता है, मतलब जो मुख होता है, इस छिद्र को कहा जाता है ग्लोटिस। क्या कहा जाता है? ग्लोटिस। तो दो चीज़ आप याद रखें, श्वासनाल का छिद्र कहलाता है ग्लोटिस, श्वासनाल का ढक्कन कहलाता है एपिग्लोटिस। ठीक है, ये हो गया। अब ये है ग्रासनाल, तो ग्रासनाल का भी ढक्कन, ग्रासनाल पे कोई ढक्कन तो होता नहीं है लेकिन मुख है, तो ग्रासनाल का जो मुख या छिद्र है ये कहलाता है गुलेट। क्या कहलाता है? गुलेट। ये कहलाता है गुलेट। तो श्वासनाल का ढक्कन एपिग्लोटिस, श्वासनाल का छिद्र ग्लोटिस, ग्रासनाल का छिद्र गुलेट। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर दोनों संरचनाएं मिलती है वो होती है ग्रसनी। तो ये हो गई हमारी ग्रसनी। हमने ग्रसनी के बारे में पढ़ा। चलो, अब ग्रसनी के बाद कौन सी संरचना आएगी? तो ग्रसनी के बाद आती है, जैसा कि आप सबको पता है, ग्रसनी के बाद आती है संरचना ग्रासनाल। देखा भी ग्रसनी के बाद आती है
ग्रासनाल, जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रसिका, इंग्लिश में इसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस, बहुत बार अंग्रेजी में भी नाम आ जाते हैं इनके, तो ये भी आप याद रखें, ईसोफेगस। अब ग्रासनाल जो है ग्रसनी के बाद वाली संरचना है और कुछ भी नहीं है, एक नलिकाकार संरचना है। क्या है? एक नलिकाकार संरचना है। ये एक नली होती है और कहाँ से कहाँ तक? ऊपर तो ग्रसनी हो गई और नीचे आ जाता है फिर आमाशय। तो ग्रसनी से लेकर आमाशय तक की संरचना ये क्या कहलाती है? ग्रासनाल कहलाती है। ग्रासनाल का ढक्कन हमने अभी भी देखा, क्या कहलाता है? गुलेट कहलाता है। ग्रासनाल का ढक्कन, या ढक्कन नहीं, ग्रासनाल का छिद्र, ढक्कन तो होता नहीं है ग्रासनाल पे, श्वासनाल पे होता है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। ग्रासनाल का छिद्र या मुख जो है वो गुलेट कहलाता है। अब ग्रासनाल में दोस्तों जो ध्यान देने की बात है, तो ग्रासनाल में इस तरीके की अंदर झिल्लियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? झिल्लियाँ, जिन्हें श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली। तो ग्रासनाल में श्लेष्मा झिल्लियाँ पाई जाती है या श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। किसका? श्लेष्मा का स्त्राव करती है। श्लेष्मा झिल्ली या श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है ग्रासनाल में। इसकी भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। श्लेष्मा एक चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है जो भोजन को नीचे जाने में मदद करता है। भोजन आसानी से नीचे चला जाए, यानी आमाशय में चला जाए, इसमें मदद करता है श्लेष्मा। ये इसकी भित्ति को चिकना बनाता है। ठीक है, अब ग्रासनाल के बारे में एक और बात, ग्रासनाल में इस प्रकार तरंगीय गतियां होती हैं। क्या होती हैं? तरंगीय, तरंगें उठती है ऊपर से नीचे की तरफ, तरंगीय गतियां होती है। और ये तरंगित गतियां भी क्या करती है? भोजन को आसानी से ऊपर से नीचे भेजती है। ग्रसिका में तरंगीय गतियां या क्रमांकुंचन गतियां होती है, इन्हें तरंगीय गतियां या क्रमांकुंचन गतियां कहते हैं। तो ग्रासनाल की भित्तियों में क्रमांकुंचन गति या तरंगीय गति होती है जो भोजन को आसानी से नीचे ले जाने में मदद करती है। तो ये हो गई ग्रासनाल की संरचना। ग्रासनाल के बारे में यही था। अब ग्रसनी के बारे में एक चीज़ रह गई दोस्तों, तो हम देख लेते हैं वापस उसको। ग्रसनी जो है, ग्रसनी हमने पढ़ लिया। तो ग्रसनी वाले भाग में क्या है? दोनों तरफ, ग्रसनी के दोनों तरफ, ये मान लो ये वाला जो भाग है ये ग्रसनी है, मतलब खुला भाग है। तो इसके दोनों तरफ, ग्रसनी के दोनों तरफ लसिका गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लसिका गांठें। ये याद रखने की बात है, लसिका गांठें पाई जाती है। और लसिका गांठें क्या होती है? ये WBC से बनी होती है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं से बनी होती है और हानिकारक जीवाणुओं को, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ग्रसनी के दोनों तरफ लसिका गांठें पाई जाती है जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? टॉन्सिल्स कहा जाता है। तो याद रखें ये बात ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी के दोनों तरफ लसिका गांठें यानी WBC के बनी हुई लसिका गांठें पाई जाती हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये बात ग्रसनी के बारे में। वो एक बात जो रह गई थी वो ये है कि ग्रसनी के दोनों तरफ, ग्रसनी के दोनों तरफ ही कान से आई हुई यूस्टेकियन नलिका, देखो दोनों कान है हमारे, तो दोनों तरफ के कान में से एक नलिका निकलती है। दोनों तरफ के कान में से एक नलिका निकलती है जिसे कहते हैं यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका। तो ये यूस्टेकियन नलिका, कान से आई हुई यूस्टेकियन नलिका जो है वो ग्रसनी में आके खुलती है। ठीक है, यूस्टेकियन नलिका ग्रसनी में आकर खुलती है। तो ये दो बातें हैं। एक तो टॉन्सिल्स क्या होते हैं? ग्रसनी के दोनों तरफ लसिका गांठें पाई जाती है, उन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। और ग्रसनी के दोनों तरफ यूस्टेकियन नलिका, कान से आई हुई, मध्य कर्ण से आई हुई यूस्टेकियन नलिका खुलती है। तो ये था ग्रसनी और ग्रासनाल हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम आमाशय के बारे में। तो ये आमाशय का चित्र भी है, आसानी रहेगी समझने में। तो क्या? आमाशय, अगला टॉपिक है हमारा आमाशय यानी स्टमक। स्टमक कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, आमाशय और स्टमक। अब आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो आमाशय में दोस्तों एक तो ये जे आकार का भाग होता है,
कैसे आकार का, तो इसकी संरचना कैसी होती है, जे जैसी, जे आकार की संरचना होती है। उदर में पाया जाता है, उदर गुहा में जे आकार की संरचना का आमाशय पाया जाता है। आमाशय के ऊपर, मतलब ये वाला जो भाग है यहाँ तक का, ये तो है क्या, ग्रास नाल। और आमाशय के बाद, अब ये यहाँ तक आमाशय है, तो ये भाग आ गया छोटी आंत्र, और छोटी आंत्र का भी ये कौन सा भाग है, ग्रहणी। छोटी आंत्र का आमाशय से जुड़ा हुआ भाग ग्रहणी कहलाता है, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आमाशय, अब आमाशय के भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसे कहा जाता है कार्डियक भाग। क्या कहा जाता है, कार्डियक भाग। 3 भाग होते हैं, तो सबसे ऊपर वाला तो होता है कार्डियक पार्ट या कार्डियक भाग, ठीक है। और इसे हिंदी में, कार्डियक को कहा जाता है हिंदी में जठरागम भाग। कौन सा भाग, जठरागम भाग, ठीक है। तो एक तो एक हो गया ऊपर ही ऊपर का कार्डियक भाग या जठरागम भाग। सबसे नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग होता है पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग, पाइलोरिक भाग, लिख देता हूं, पाइलोरिक भाग यानी पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग, ठीक है। और जो मध्य वाला, जो बीच वाला पार्ट बचता है, ये है फंडक, इसे फंडिक भाग। कौन सा भाग, फंडिक भाग, फंडिक पार्ट, ठीक है। इसे फंडिक तो कहते हैं, और इसके अलावा फंडस भी कहा जाता है, ठीक है। तो फंडिक पार्ट या फंडस भाग, 3 भाग हो गए, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडिक। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, जठरागम, फंडिक और जठर निर्गमी, ठीक है, 3 भाग हो गए। सबसे बड़ा भाग होता है इसमें से फंडिक भाग, पूरे आमाशय का लगभग 80% होता है फंडिक, ठीक है। अब कार्डिक भाग में, जहां से कार्डिक भाग शुरू होता है और ऊपर क्या है, ये वाली क्या है, ग्रास नाल है। तो कार्डिक भाग और ग्रास नाल के बीच में, यहां पर दोनों के बीच में एक द्वार पाया जाता है, एक वाल्व या एक द्वार पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्डियक अवरोधनी। क्या कहते हैं, कार्डियक, कार्डियक अवरोधनी, अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी, ठीक है। कार्डियक भाग और ग्रास नाल के मध्य एक वाल्व, एक छिद्र, एक द्वार पाया जाता है, छिद्र नहीं द्वार पाया जाता है, जिसे कार्डियक अवरोधनी या इंग्लिश में इसे कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। तो कार्डियक अवरोधनी या कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। अब ये क्या करता है, तो भोजन जो ग्रास नाल से आमाशय में आ जाता है, तो इसको वापस ग्रास नाल में जाने से रोकता है। कौन, कार्डियक अवरोधनी, ठीक है। अब पाइलोरिक भाग ये वाला, और ये वाली छोटी आंत्र, जिसका भी कौन सा भाग, ग्रहणी भाग। तो पाइलोरिक भाग और ग्रहणी भाग के बीच में भी एक वाल्व पाया जाता है, एक द्वार पाया जाता है, जिसे कहते हैं पाइलोरिक अवरोधनी। कौन सी अवरोधनी, वो कार्डियक अवरोधनी, तो ये पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है दोस्तों, पाइलोरिक अवरोधनी। और इसे कहा जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये हो गए आमाशय के भाग, कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी। अब पाइलोरिक अवरोधनी क्या करती है, तो आमाशय में जो भोजन आ जाता है, तो जब तक वो पचता नहीं है, तो बिना पचे हुए भोजन को आगे जाने से रोकती है, यानी छोटी आंत्र में जाने से रोकती है। तो दोनों अवरोधनी है, यानी कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी, दोनों अवरोधनीयां या दोनों स्फिंक्टर क्या कार्य करती है, दोनों अवरोधनीयां स्फिंक्टर करती है, भोजन की गति को नियंत्रित करती है, भोजन की गति को नियंत्रित, ठीक है। तो पूछा जाए अगर भोजन की गति को नियंत्रित करने वाली संरचनाएं कौन सी होती है, तो कार्डियक अवरोधनी और पाइलोरिक अवरोधनी, दोनों अवरोधनीयां भोजन की गति को, भोजन के रस को नियंत्रित करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आमाशय के तो हो गए भाग,
आमाशय के भाग है ये सब। अब आमाशय के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा जो आप याद रखें, आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आमाशय में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इन ग्रंथियों में एक तो होती है मुख्य कोशिकाएं। क्या होती हैं? मुख्य कोशिकाएं, जिन्हें जाइमोजन कोशिकाएं भी कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं? जाइमोजन कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं यानी चीफ सेल्स, अंग्रेजी में अगर हम बात करें इसकी तो चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स। ठीक है, ये चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स यानी मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं जो है ये पेप्सिनोजन का स्राव करती है। किसका? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन नामक एंजाइम का स्राव करती है। कौन सी कोशिकाएं? मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं। ठीक है, अब इनके अलावा होती है, एक तो हो गई मुख्य कोशिकाएं, अब होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? लिख देता हूं मैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिन्हें अम्लजन कोशिकाएं भी कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं? अम्लजन कोशिकाएं। अंग्रेजी में हम बात करें तो इन्हें कहते हैं वही ऑक्जेंटिक सेल्स, या इन्हें कहते हैं पेराइटल सेल्स। ठीक है दोस्तों, और ये HCl का स्राव करती है। किसका? HCl का स्राव करती है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं यानी चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, ये तो पेप्सिनोजन का स्राव करती है, और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या अम्लजन कोशिकाएं यानी ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स जो है वो HCl का स्राव करती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये आमाशय में पाई जाती है। तो आप ये याद रखें आमाशय के बारे में। तो आमाशय के बारे में सारे सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, चलो एक मिनट, कहाँ गए? अब आमाशय के बाद कौन सी संरचना आएगी? आमाशय के बाद संरचना आएगी छोटी आंत्र। कौन सी आएगी? छोटी आंत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र। ठीक है, अब हम छोटी आंत्र को जो है पहले चित्र में समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया हमारा स्टमक यानी आमाशय। अब आमाशय से आगे ये आ गई, और बड़ी आंत्र के नीचे से निकल के, और ये वाला जो सारा भाग है, ये वाला जो लिपटा हुआ है, ये वाला सारा भाग क्या होता है? छोटी आंत्र होता है। क्या होता है? छोटी आंत्र होता है। ठीक है, तो छोटी आंत्र अब इतनी लंबी होती है, तो छोटी आंत्र जो है इसको फिर 3 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भाग? 3 भाग। तो छोटी आंत्र का ये वाला भाग जो आमाशय से निकलता है और यू आकार का भाग होता है, ऐसा ये वाला यू आकार का जो भाग है ये होता है ग्रहणी भाग। कौन सा भाग? हमने बात की ग्रहणी की पहले, ग्रहणी, जिसे डियोडेनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अंग्रेजी में भी आप याद रखें तो डियोडेनम। तो डियोडेनम या क्या? डियोडेनम या ग्रहणी। ठीक है, इसी ग्रहणी भाग में यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर होता है अग्नाशय, यहाँ पर अग्नाशय होता है, और यहाँ पर ऊपर की साइड होता है पित्ताशय। पित्ताशय से आता है क्या? एक नली द्वारा पित्तरस। ठीक है, और अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस। दोनों मिलकर यहाँ खुलते हैं। कहाँ पर? ग्रहणी में। तो अग्नाशय से आने वाला अग्नाशय रस और पित्ताशय से आने वाला पित्ताशय रस दोनों कहाँ खुलते हैं? ग्रहणी में खुलते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब ग्रहणी में खुलेंगे तो ग्रहणी में इस वाले भाग में जहाँ पर खुलते हैं वहाँ पर इन रसों की गति को नियंत्रित करने के लिए एक अवरोधनी पाई जाती है, एक वाल्व पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये याद रखें। उसे कहते हैं ओडी की अवरोधनी। क्या कहते हैं? ओडी की अवरोधनी, यानी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। दोनों में आप याद रखें तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडी की अवरोधनी कहाँ पाई जाती है? तो ग्रहणी में पाई जाती है, जहाँ पर अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी और पित्ताशय से आने वाली पित्ताशय वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। वहाँ पर ओडी की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाई जाती है, जो उनसे आने वाले रसों को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ग्रहणी के बारे में। ग्रहणी के बाद वाला जो भाग है, ग्रहणी के बाद वाला जो बड़ी आंत्र से निकल कर आता है, ये वाला भाग शुरू का जो ये है, ये होता है क्या? जुजेनम, जिसे अग्र शुद्रांत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र शुद्रांत्र यानी जुजेनम, अग्र शुद्रांत्र यानी जुजेनम। तो जुजेनम क्या होता है? ग्रहणी छोटी आंत्र का वह भाग, ग्रहणी के बाद वाला वह भाग जो बड़ी आंत्र के नीचे से निकल कर आता है, अग्र शुद्रांत्र या जुजेनम कहलाता है। तो दो भाग हो गए, ग्रहणी और अग्र शुद्रांत्र। और अग्र शुद्रांत्र यानी जुजेनम के बाद वाला पूरा का पूरा ये वाला भाग सारा का सारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है शुद्रांत्र यानी शुद्रांत्र, और इसे कहा जाता है इलियम। क्या कहा जाता है? इलियम। तो ये तीन भाग हो गए, याद रखें। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, अग्र शुद्रांत यानी जुजेनम, और शुद्रांत यानी इलियम। तो ये तो हो गए तीन भाग। अब इसके बारे में हम इन भागों के बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो छोटी आंत्र जो है, ये मान लो हमारी छोटी आंत्र है। छोटी आंत्र है तो छोटी आंत्र की आंतरिक जो भित्ति है, आंतरिक भित्ति पर इस तरह के वलन या फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलन या फोल्ड। छोटी आंत्र की आंतरिक भित्ति पर वलन या फोल्ड पाए जाते हैं, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। ठीक है, इन उभारों को विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन उभारों को विलाई कहा जाता है। ठीक है, तो विलाई आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। छोटी आंत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई कहा जाता है। और विलाई के ऊपर, विलाई की भी भित्ति पर ऐसे रोम पाए जाते हैं। विलाई की भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई। क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाई। तो विलाई और माइक्रोविलाई याद रखें आप। विलाई और माइक्रोविलाई कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत्र की आंतरिक भित्ति पर। ठीक है, दो तो ये बात। अब छोटी आंत्र की दोनों भित्तियों के मध्य, आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति, दोनों भित्तियों के मध्य इस प्रकार की गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें। और ये भी क्या है? ये हम पहले देख चुके हैं। जो ग्रसनी में थी वही ये है, लसिका गांठें। क्या है? लसिका गांठें। वही WBC की बनी हुई है, और क्या करती है? भोजन के साथ आई हुई हानिकारक जीवों को नष्ट करती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। लसिका गांठें पाई जाती हैं। और इन लसिका गांठों को, जैसे ग्रहणी में लसिका गांठें थी, उन्हें तो क्या कहा जाता था? टॉन्सिल्स। और इन लसिका गांठों को कहा जाता है पैर के समूह। क्या कहा जाता है? तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर के समूह कहाँ पाए जाते हैं? पैर के समूह छोटी आंत्र में, छोटी आंत्र की भित्तियों के मध्य। और अंग्रेजी में इन्हें पेयर्स पैचेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है पेयर्स पैचेज। तो याद रखें, पेयर्स पैचेज या पैर के समूह कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत्र की भित्तियों में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखें, छोटी आंत्र में क्या? विलाई, माइक्रोविलाई और लसिका गांठें, जिन्हें कहा जाता है पेयर्स पैचेज। अब एक बात और, विलाई और माइक्रोविलाई ये पाई तो जाती है, लेकिन ये काम क्या करती है? जैसे लसिका गांठें तो हमें पता है जीवाणुओं को नष्ट करती है, तो विलाई माइक्रोविलाई क्या करती है? तो ये छोटी आंत्र की जो सतह है, छोटी आंत्र की सतह है, सतह में वृद्धि करती है। छोटी आंत्र की सतह में वृद्धि करेगी, सही है। अब वृद्धि क्यों करती है? क्योंकि छोटी आंत्र में भोजन का अवशोषण होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है। तो अवशोषण के लिए अवशोषण की सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करती है। कौन?
विलाई और माइक्रोविलाई। तो ये हो गई छोटी आंत्र। छोटी आंत्र के बाद अगला टॉपिक कौन सा आएगा, तो आपको पता ही है, छोटी आंत्र के बाद आती है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। अब चित्र में ही समझते हैं दोस्तों, मैं मिटा देता हूं इनको, आप देख करके आप देख सकते हैं अगर आपको इसके बारे में देखना है तो इन सबको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिट गए मिट गए मिट गए मिट गए। ये सब आप ओडी की अवरोध नहीं, ये सब जो है वो आप देख लेना। अब बड़ी आंत्र शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है, छोटी आंत्र खत्म तो बड़ी आंत्र शुरू। बड़ी आंत्र में सबसे पहले तो क्या होता है, ये वाला भाग देखो, बड़ी आंत्र के नीचे, सबसे नीचे वाले भाग में एक अवशेषी अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं, अवशेषी अंग वे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए तो जाते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं। तो अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे हिंदी में तो कहा जाता है कर्मी रूपी परिशेषिका। क्या कहा जाता है, कर्मी रूपी परिशेषिका। और इंग्लिश में कहा जाता है इसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो कर्मी रूपी परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है बड़ी आंत्र के निचले सिरे पर। ठीक है, अब बड़ी आंत्र को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग, 3 भाग। जो छोटी आंत्र से मिलता है और ये फूला हुआ जो भाग है, छोटी आंत्र से मिलने वाला और फूला हुआ भाग, ये होता है सीकम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, सीकम। तो बड़ी आंत्र का वह भाग जो थोड़ा फूला हुआ होता है और छोटी आंत्र से मिलता है, क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। ठीक है, सीकम के बाद वाला सारा का सारा भाग कहलाता है ये कहलाता है सारा का सारा कोलोन। क्या कहलाता है, कोलोन। सीकम और कोलोन। कोलोन में भी ये वाला जो ऊपर जा रहा है ये होता है असेंडिंग कोलोन। कैसा कोलोन, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन यानी अवरोही कोलोन। ठीक है, ये वाला कहलाता है अनुप्रस्थ कोलोन। ये वाला क्या कहलाता है, सारा का सारा अनुप्रस्थ कोलोन। और ये वाला जो नीचे उतरता आ रहा है भाग, ये कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही कोलोन। तो अवरोही कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन और आरोही कोलोन। तो कोलोन के 3 भाग हो गए। बड़ी आंत्र के 3 भाग बताए मैंने, कौन कौन से, एक तो सीकम, एक कोलोन और एक ये भी बड़ी आंत्र में आता है जो होता है मलाशय। बड़ी आंत्र का ही भाग होता है मलाशय और मलाशय के अंतिम जो भाग है, मलाशय का अंतिम भाग ये है और ये कहलाता है मलद्वार। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए बड़ी आंत्र के भाग। अब बड़ी आंत्र में विशेष कोई संरचनाएं पाई नहीं जाती है, बड़ी आंत्र में यही सब होते हैं। और बड़ी आंत्र में पाचन की जो क्रिया है वो कम होती है, बाकी अवशोषण की क्रिया अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारे भाग पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ ली आहार नाल। आहार नाल हमारी खत्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। 3 पाचन ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। उनको दोस्तों हम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।